Hello everybody, a very good morning to all of you. I'm back again with another video on communication for you guys. पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था ये एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. What we studied in the first video was what is communication, from where is it derived, what are the forms of communication, what is business communication. Also, we tried to understand each and every aspect of basic communication. ठीक है? I told you guys कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन पर होगा. I told you. Now coming back to what were the types of communication. दो types की communication हमने पढ़े थे, verbal communication and non-verbal communication. From the first PPT, it was very clear to you guys कि जहां पर शब्द, अल्फाज या वर्ड्स यूज होते हैं ऐसे कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? जहां पर शब्द, अल्फाज या वर्ड्स यूज होते हैं ऐसे कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. ये हमने फर्स्ट पीपीटी में पढ़ा ना. हमने वर्बल कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स भी पढ़े थे. पहला हमने पढ़ा था ऑडियो, दूसरा हमने पढ़ा था ऑडियो विजुअल, एक हमने पढ़ा था ओरल, एक हमने पढ़ा था रिटन. क्लियर एवरीबॉडी? हमने सबके एग्जाम्पल भी देखे थे. जब हमने रिटर्न के बारे में बात की थी तब हमने बोला था मेमोज होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, ये सब ईमेल्स होते हैं, ये सब रिटर्न के एग्जाम्पल्स हैं. जब हमने ओरल के बारे में बात करी थी तब हमने बोला था फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं ये ओरल कम्युनिकेशन है. जब हमने ऑडियो विजुअल के बारे में बात करी थी, जब सिनेमा है वो ऑडियो विजुअल का टाइप है. फिर जब हमने विजुअल के बारे में बात करी थी तब हमने क्या बोला था कि जब ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, पिक्टोग्राम्स होते हैं, ये सब विजुअल है. तो क्विक रिप्ले पूरा चल गया माइंड में. क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? एक छोटा सा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है कि वेयर इज कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम. So all of us by now know that communication is derived from a Latin word known as communis. And communis means to share. Everybody clear? Clear everybody? Ask yourself that do you remember the first lecture that we had? If you don't remember the first lecture, stop this video here itself and go back to the first lecture so that we connect. Okay? Coming back, we'll be starting fresh today. So what are we studying today is verbal communication. What is verbal communication, people? वर्बल कम्युनिकेशन मैंने उस दिन भी बताया था, एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर हम शब्द, अल्फाज या वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. करेक्ट एवरीबॉडी? करेक्ट एवरीबॉडी? नाउ कमिंग बैक, इसमें भी लिखा हुआ है कि वर्बल मींस कनेक्टेड विद द वर्ड्स और यूज ऑफ वर्ड्स. Either you connect your communication with the help of words or you solely use words and that forms verbal communication. Ab, why words? Why is verbal communication given a superior place? है ना? Why? Because verbal communication accurate होते हैं और powerful set होते हैं. यही बात जो मैं बोल रही हूँ ये आप किताब खोलकर भी देख सकते हैं, बट जब मैं बोलती हूँ, जब हम कम्युनिकेट करते हैं ओरली, जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ तो यू अंडरस्टैंड इट बेटर. यस सर? यस. So that means verbal communication plays a very important role because they are most accurate and most powerful set. है ना? जब मैं आपसे ऐसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आई एम आस्किंग यू हाउ आर यू. But when I talk to you like this in the sign language, will you be able to understand? Will you be able to interpret in the same way that you can interpret verbal communication? You cannot, because words are more powerful than gestures. है ना? अब verbal communication में क्या क्या आता है? All of us know. By now all of us know कि verbal communication में क्या क्या आता है. तो verbal communication में हमारे written और spoken दोनों तरह के messages आते हैं. जब हम ऑडियो विजुअल बोलते हैं तो उसमें रिटन भी होता है, स्पोकन भी होता है. जब हम विजुअल बोलते हैं तब उसमें सिर्फ ऑडियो रहता है. आई एम सॉरी, जब हम विजुअल बोलते हैं तब हम उसमें सिर्फ देख सकते हैं. दैट इज ओनली अ रिटन कंटेंट. है ना? जब मैं आपको यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ तब यू हैव टू कंटेंट्स, वन इज रिटन, वन इज स्पोकन. द रिटन वन इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन एंड व्हाट एम आई स्पीकिंग इज द स्पोकन. बात समझ में आ रही है ना बहुत अच्छे से? तो वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन एंड स्पोकन मैसेज दोनों तरह के इंक्लूड होते हैं. फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन.
डे बिफोर येस्टरडे जब हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तब हमने ये बोला था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। द बेसिक आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, तो हमें पता है, एक रिटन होता है, एक ओरल होता है, एक ऑडियो विजुअल होता है, एक विजुअल होता है। अब coming back to the most important form of communication, that is written communication. Why am I focusing again and again on written communication? Because here we are studying as a company secretary professional, and when you talk about company secretary professionals, written communication is the one very important thing in our life, because we interact with in day-to-day lives. ईमेल आएंगे रोज, हमें ईमेल का रिप्लाई करना होगा। शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, हमें उन्हें बोर्ड रिपोर्ट ड्राफ्ट करके देनी होगी, बोर्ड वालों को बोर्ड रिपोर्ट देनी पड़ेगी, शेयर होल्डर वालों को उनकी मीटिंग्स ड्राफ्ट करके देनी होगी, मीटिंग्स हो जाएगी, उसके बाद हमें मिनट्स प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, दीज आर ऑल व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? रिटन, है ना। होता ये है कि हम जब भी रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रिटन कम्युनिकेशन को किस तरह से किया जाना है। ठीक है, अब हम जब कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में आए हैं, तब हमें ये रिटन कम्युनिकेशन कैसे काम आने वाला है, हमारा फोकस ये रहने वाला है। तो अगर आप मीटिंग्स हो जाएगी तो उसके बाद आप मिनट्स लिखोगे, उसमें आपको रिटन कम्युनिकेशन काम आएगा। मीटिंग के लिए पहले आप रिजोल्यूशन ड्राफ्ट, मीटिंग में जो रिजोल्यूशन हो गए उसके रिजोल्यूशन आप ड्राफ्ट करोगे, उसके लिए आपको रिटन कम्युनिकेशन काम आने वाला है। ईमेल शेयर होल्डर्स के अगर कोई भी क्वेरी रिलेटेड ईमेल्स आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, आप उन्हें रिस्पॉन्ड करोगे, तो वहां आपको रिटन कम्युनिकेशन काम आने वाला है। एनुअल रिपोर्ट बनाओगे, वहां आपको रिटन कम्युनिकेशन काम आने वाला है। बोर्ड रिपोर्ट बनाओगे, वहां आपको रिटन कम्युनिकेशन काम आने वाला है। तो आप समझ रहे हो ना, रिटन कम्युनिकेशन एक कंपनी सेक्रेटरी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलो, तो रिटन कम्युनिकेशन कहाँ होता है? जब हम हमारे वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जब हम हमारे वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं ताकि वो एक मीनिंगफुल मैसेज बन जाए। क्या बन जाए बेटा? एक मीनिंगफुल मैसेज बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। So you can read the first line that is displayed here. Words when are written and structured in the form of a message is written communication. जब हम शब्दों को इस तरह से जमा देते हैं कि वो एक मीनिंगफुल मैसेज हमारे लिए लेकर के आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। क्लियर एवरीबॉडी? अगली बात, हम रिटन कम्युनिकेशन को कहाँ यूज करते हैं? तो मेनली इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर, मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, मिनट्स एटसेट्रा। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि रिटन कम्युनिकेशन हम कहाँ यूज करते हैं? ईमेल्स में यूज करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं उसमें यूज करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं उसमें यूज करते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन यहाँ से यूज होता है। अब रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन के से ज्यादा अच्छा क्यों है? बताइए क्यों है? क्योंकि ये एक फॉर्मल नेचर का कम्युनिकेशन है। कैसे नेचर का कम्युनिकेशन है बेटा? फॉर्मल नेचर का कम्युनिकेशन। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप रिटन कम्युनिकेशन को एज एन एविडेंस रख सकते। क्लियर है? क्लियर। एक बात बताइए, हम जब भी कोई मतलब अभी आप लोग हॉस्टल में पढ़ने होंगे, रेंट एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद कोई आपके घर में टेनेंट रहते हैं तो उनका भी हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं। किसी भी तरह का एक्सवाइजेड प्रॉपर्टी रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब रिटन होते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन रिटन क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन पे ज्यादा रिलाय नहीं करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन पे हम ज्यादा रिलाय करते हैं। जॉब ऑफर लेटर जब आपको आएगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो भी रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा, थ्रू अ मेल, है ना। व्हाई? क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो फॉर्मल नेचर का है। बात दो ज्यादा रिलायबल है, बात तीन कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। बहुत अच्छे समझ में आया कि रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। अब अगली बात, जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन को ड्राफ्ट करेंगे, हमें याद रखना है कि हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है वो हम बहुत कॉशियसली ड्राफ्ट करें। कॉशियसली मतलब बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करें, क्योंकि उसमें कोई भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलती हुई तो आप रिसीवर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके सामने खड़े हुए नहीं, है ना। ओरल कम्युनिकेशन में तो क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया,
तो मैं जल्दी से बोल दूंगी अरे नहीं नहीं दैट मीन्स दिस, आई एम सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग, है ना। पर अभी जब रिटन कम्युनिकेशन आप भेज चुके हो तब आप उसको, रिसीवर जब पढ़ रहा होगा तब आप उसको समझा नहीं पाओ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राफ्टिंग अ रिटन कम्युनिकेशन। अब काइंड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फिर से आ गए हैं कि हमें क्या, कौन से काइंड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। तो मेमोज होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, ऑफिस के ऑर्डर्स जो भी होते हैं वो भी कभी कभी रिटर्न ऑर्डर्स में आते हैं, सर्क्यूलर। अच्छा, एमसीए के सर्क्यूलर वगैरह देखेंगे आप? एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो भी सर्क्यूलर्स आते हैं जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होते हैं, है ना, वो सब सर्क्यूलर भी रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो लॉकडाउन कब तक खुला रहने वाला है? 8 से 11 में खुला रहेगा, आप ग्रोसरीज वगैरह बाय कर सकते हैं। ये सब देखा है कि आपने ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें गवर्नमेंट का एक सील लगा होता है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो लगा रहता है, सील लगा होता है, और वो सब देखा है क्या? वो हमेशा रिटन कम्युनिकेशन में आता है। आपके व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ट्रेंडिंग है वो, अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, दैट इज आल्सो सर्क्यूलर, ठीक है। फिर ईमेल वगैरह, हमने जोमेटो पे साइन इन करा, फटाफट से ईमेल आ गया, अभी तो क्या जोमेटो यूजलेस हो गया है जोमेटो, बट देन कहीं भी हम किसी भी वेबसाइट पे साइन इन करते हैं, हमें ईमेल आ जाता है, दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन। इधर वो हमको ग्रीट करते हैं या इनवाइट करते हैं, जैसा भी होता है। फिर फैक्स के थ्रू भी जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज आल्सो रिटन कम्युनिकेशन। लेटर, है ना, all the time the school that we have been doing is only and only writing of letter। क्लास 12th एग्जाम में भी हमें लेटर लिखने के लिए आया था, इधर इट इज हिंदी लैंग्वेज और इट इज इंग्लिश लैंग्वेज, तो इससे भी हमें इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि लेटर की इंपॉर्टेंस कितनी है। प्रेस रिलीज वगैरह जो भी आते हैं, इनविटेशंस, ठीक है, आपके घर पे कोई इनविटेशन आता है, वेडिंग में जाने के लिए इनविटेशन आता है, बर्थडे पार्टी इनवाइट आते हैं, है ना, घर क्लासेस से आपको और इनवाइट्स आएंगे जब चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, दैट इज आल्सो रिटन कम्युनिकेशन। टेलीग्राम, एडवर्टीजमेंट्स जो भी आते हैं आपको, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी सेक्रेटरी जब मीटिंग कंडक्ट करा लेता है तब उसे फाइनली लिखना होता है कि भाई उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, who all of them were present and what was the agenda that was taken care of, फिर उसके बाद कितने लोगों ने उसके एसेंट में वोट किया, कितने लोगों ने डिसिजन में वोट किया। तो दिस इज मीटिंग, है ना, मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ, तो these are minutes of the meeting, तो ये भी हमें ड्राफ्ट करना होता है, तो दिस इज आल्सो रिटन कम्युनिकेशन। अब जब रिटन कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो अब हमें इस बारे में भी ध्यान देना होगा कि क्या चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है एक रिटन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। बेटा, मैंने अभी भी आप लोगों को एक स्लाइड पहले भी बताया था कि आपको ऐसे वर्ड्स यूज करना है जो कोई भी तरह की एम्बिग्यूटी ना लेकर के, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब कोई भी तरह का लूप होल नहीं होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन, है ना। तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना है ना। अप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब बताइए। मतलब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करते हैं, ये सुनो। जैसे हम लोगों ने बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं कि हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है कि 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है हमने मैनेजमेंट में? 3 लेवल्स होते हैं। तो जो नीचे वाला लेवल होता है उसको हम लोअर लेवल बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। फिर एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो लैंग्वेज टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ सकता है, क्या सेम लैंग्वेज लोअर लेवल मैनेजमेंट समझ सकता है? नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो हम जिस भी क्लास को, जिस भी सेक्शन को एड्रेस कर रहे हैं, उस सेक्शन के हिसाब से हमें वर्ड्स को चूज करना है। बात समझ में? मान लीजिए कि अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी फ्रेटर्निटी में बात कर रही हूँ, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एम्बिग्यूटी, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ पीपल, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन what does lucid means, I don't have to explain what does coherent mean. So in that case I can write and type these kind of things, but when I'm talking to you guys I cannot use these words. Even if I use, I need to explain the meaning of the words that I mean. Correct? Correct. Could you relate to me? यहाँ तक पूरी बातें समझ में आई? आज हमने क्या बात करी है कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है जहाँ पर हम शब्द, अल्फाज या वर्ड्स यूज करते हैं। फिर हमने वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, रिटन, ओरल, ऑडियो विजुअल एंड विजुअल। फिर हमने पढ़ा कि रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें हमें ध्यान देनी है।
फिर हमने ये पढ़ा कि काइंड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि जब भी हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन बेटर क्यों होता है दूसरे कम्युनिकेशन से। इसलिए बेटर होता है क्योंकि पहली बात तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल एज एविडेंस है, फेमिलियर नेचर का है और फॉर्मल नेचर का भी है ना। चलिए, तो जब भी हम बात करते हैं कि इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहली एंड फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि हम जब भी हमारे शब्द चूज करेंगे बहुत सोच समझ के चूज करें। हमें सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स यूज करने हैं। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उसी तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। ठीक है, अवॉइड एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी, जैसा मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ। अगली बात है, जो रिसीवर होता है वो दूसरे सेक्शन दूसरे क्लास से बिलोंग करता है, तो हमें याद रखना है कि हम किस सेक्शन ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे हैं और हमें उनके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को यूज करें। मोदी जी जब इंडिया में बोलते हैं लाइव टेलीविजन करके आकर के, तो वो हिंदी में बात करते हैं, पर जब वो हाउडी मोदी में गए थे तब उन्होंने इंग्लिश में, क्योंकि जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एड्रेस कर रहे थे वो इंग्लिश वाली सोसाइटी। अभी जब वो नेशनल टेलीविजन पे हमें एड्रेस करते हैं तब वो हिंदी माध्यम वाले लोगों को एड्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, देखिए, काइंडली गेट दिस मैटर डन एट द अर्लीस्ट। एक तो ये लाइन लिखी है मैंने, और दूसरी लाइन मैंने ये लिखी है, विल यू प्लीज टेक एक्शन एज यू डीम नेसेसरी इन द मैटर। आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऊपर मैंने लिख दिया है काइंडली गेट दिस मैटर डन एट द अर्लीस्ट। क्या ये रूड लग रहा है? बिल्कुल। क्या ये लैंग्वेज वेग लग रही है? yes. पर जब हम नीचे आते हैं, विल यू प्लीज टेक एक्शन एज यू मे डीम नेसेसरी इन द मैटर, क्या ये रूड है? क्या ये लैंग्वेज वेग है? क्या ये ऐसी बात है जो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, या कोई ऐसी बात है जो इनऑफेंसिव है? इनऑफेंसिव तो डेफिनेटली है, पर क्या ये ऑफेंसिव है? तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे वर्ड्स अच्छे से अच्छा होना चाहिए। पहली बात तो हमारे वर्ड्स सिंपल होना चाहिए, अगली बात हमारे वर्ड्स फेमिलियर होना चाहिए, तीसरी बात हमारे वर्ड्स से कोई भी तरह की एम्बिग्यूटी अराइज नहीं होना चाहिए, चौथा जब भी हम किस सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे वर्ड्स को हमें सिलेक्ट करना है। क्लियर एवरीबॉडी? अगली बात है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। जब हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी तब हमने बोला था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यही बात करी थी। अब जब हम किसी से हमारे आइडियाज एक्सचेंज करेंगे तो इज इट नॉट नेसेसरी फॉर अस टू बी क्लियर ऑन द आइडियाज दैट वी नीड टू एक्सप्रेस? करेक्ट? वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट आर वी एक्सप्रेसिंग। अगर मुझे खुद नहीं पता है कि मैं आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो क्या मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊंगी? कभी कभी होता है ना, वी टेल पीपल यार गोल गोल बातें घुमा मत, जो है सीधा पॉइंट पे। मतलब एक्सप्रेस योर आइडिया क्लियरली राइट नाउ राइट हियर, डोंट बीट द बुश, डोंट बीट द बुशेस, बोलते हैं ना अपन ऐसे। चलिए, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज में पहली बात तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए आपका, और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्लैरिटी ऑफ थॉट मतलब जो आपको कम्युनिकेट करना है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये कम्युनिकेट करना है। और जब आपको ये पता है कि आपको कैसे क्या कम्युनिकेट करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस इट। करेक्ट एवरीबॉडी? हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्रेस? For example, it was very clear on my mind that I need to teach you communication, and now it is also very clear to me that I'll make a PPT that will be shown on the screen. Meanwhile, I'll also be on the screen. You can read the PPT as well as hear to me, and so this is a clarity of expression as well as clarity of thoughts. Correct, everybody? अब जब भी हम किसी को कोई भी आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो until and unless it desires, we shall never use the words may and seem. ठीक है? may and seem क्या बताते हैं? अनसर्टेनिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? अनसर्टेनिटी बताते हैं। तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना है जो अनसर्टेन। I may come to the meeting, I may not come to the meeting,
I seen this may happen. I seen this may not happen. No, people are not here for uncertainties. People are here for certainties. I should be very certain on the fact that you guys are going to secure all India rank. तो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज में सर्टेनिटी ऑफ ओपिनियन भी होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ आइडियाज भी होना चाहिए. हम में और सीन का हमारे पास कोई जगह नहीं. अगली बात है, द आइडिया शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर एंड शुड बी एक्सप्रेस्ड द क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ दैट जब भी हम किसी से कोई सेंडर हमें कुछ सेंड कर रहा है तो हम उसकी कम्युनिकेशन से पता लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में वो जो आइडिया है वो क्लियर है या नहीं. हम खुद नहीं हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं यार तू पहले डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है. करेक्ट. तो व्हाट आर वी टेलिंग हिम इनडायरेक्टली इज कि तेरे थॉट्स क्लियर नहीं है, पहले गो गेट योर थॉट्स क्लियर एंड देन कम बैक टू अस. यस और नो. अगली बात है, द चॉइस ऑफ द वर्ड्स शुड बी प्रॉपर एंड दैट विल सोली डिपेंड ऑन द क्लैरिटी ऑफ आइडियाज. अगर आपके माइंड में आइडिया क्लियर नहीं है तो आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड होगी वो सही नहीं है. क्योंकि हम I mean to say no, I mean ऐसे करते रहे, है ना. तो आपके दिमाग में पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए. अगली बात है इनऑफेंसिव लैंग्वेज. ऑफेंसिव मतलब ऐसी लैंग्वेज जो किसी को आघात पहुंचा सकती है, जो किसी को हर्ट कर सकती है. तो हमें कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना है जो ऑफेंसिव है. Always be very careful while choosing your words because any of your word may be offensive to you. And offensive words will develop a feeling of hatred and enmity in the mind of people. Correct everybody? Correct everybody? Here, what is the main motive of this requirement is that the words should be very clear, proper, familiar and inoffensive. इनऑफेंसिव मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं होना चाहिए जो किसी को चोट पहुंचा सकते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? इनऑफेंसिव लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं तो हमेशा आपकी गुडविल, रेप्यूटेशन लोगों की आईज में अच्छी होगी. लोग बोलते हैं यार उसका ना अपन व्हाई डू वी से कि कोयल बहुत मधुर है, क्योंकि हमें सुनने में प्लेजेंट लगता है. यस और नो. इनऑफेंसिव लैंग्वेज हमें सुनने में मधुर लगती है. Inoffensive language is very pleasant to hear. When a letter comes and that is very properly drafted with appropriate words, what do we feel? What do we feel? We really feel very good. And the person who is the sender will gain goodwill and good reputation in our minds. Yes or no? So that means inoffensive language plays a really, very important role. अगर हम ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो दैट विल ओनली ब्रिंग इल फीलिंग एंड हेट. हम बोलते हैं ना यार उससे बात नहीं करती मैं, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ गुड वर्ड्स, ऐसे बोलते हैं. नहीं यार वो जब भी बोलता है ना कुछ गलत ही बोलता है और मुझे वो पसंद नहीं. सो वी डेवलप इल फीलिंग, है ना. तो पोलाइटनेस और इनऑफेंसिव लैंग्वेज विल ऑलवेज एनकरेज पार्टिसिपेशन. अगर आप किसी से पोलाइटली बात कर रहे हैं और बहुत अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड से बात करें, इनऑफेंसिव लैंग्वेज से बात करें, तो इंसान और भी ज्यादा आपसे कम्युनिकेट करता है ना. ही फील्स लाइक कम्युनिकेटिंग टू यू फ्रॉम इनसाइड. बट जब आप रूड हो रहे हो, जब आप ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करते हो तो पीपल डोंट टॉक टू यू, है ना. छोटा सा एग्जांपल, जब आप हैप्पी होते हो तो एवरीवन अराउंड यू कम्स एंड टॉक्स टू यू. यस और नो. दे कम टू यू, टॉक टू यू एंड फील हैप्पी. जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तब हमसे कोई बात नहीं करता. ये सुन, कोई करता है क्या? नोबडी डज. क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऑफेंसिव हो जाती है, फाउल हो जाती है, रूड हो जाती है. और रूड, फाउल और ऑफेंसिव लैंग्वेज कभी भी पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन को इनवाइट नहीं करती. अगला बात यह है कि हमें हमेशा कर्टियस रहना चाहिए. किसी ने हमारी मदद की तो टेल देम थैंक यू. दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन फेस. कभी भी करके देखें, अपन से कुछ गलती हुआ, टेल सॉरी. दैट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन फेस. पर अगर जहां पर आपको थैंक यू बोलना है, जहां पर आपने सॉरी बोलना है, वहां पर आपने दो वर्ड्स यूज नहीं किए तो दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस. है ना.
तो you should always be courteous, thank for a factor and apologize for any omission. बात समझ में आई? फिर उसके बाद अगली बात हम कर रहे थे कोहेरेंट प्रेजेंटेशन. कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज लॉजिकली कनेक्टेड इज कोहेरेंट. जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें तो हमें याद रखना है कि जो हमारी पहली लाइन है और जो हमारी दूसरी लाइन है वो दोनों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट करती है. बात समझ में? एक लाइन कहाँ की लिख दी, एक लाइन कहाँ की लिख दी, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इस प्रेजेंटेशन में अगर मैं आधा आपको रिटन पढ़ाती, उसी साइड ऑडियो विजुअल भी पढ़ाती, उसी साइड विजुअल भी पढ़ाती, उसी साइड ओरल भी पढ़ाती, क्या आप लोग कनेक्ट कर पाते? नहीं कनेक्ट. क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते? क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन से मैच ही नहीं होती, और जब मैच नहीं होती तो लिंक नहीं बनता. लिंक नहीं बनता तो जो मैसेज मैं कम्युनिकेट करना चाहती थी वो मैसेज आप लोगों तक नहीं पहुंचा. ठीक है, बात समझ में आई एवरीबॉडी? कोहेरेंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब भी हम कुछ भी लिखेंगे, जब भी हम कोई रिटन कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारे दिमाग में एक बात वेरी क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से वेल कनेक्टेड होना चाहिए. Coherent means something that is logically connected and consistent. While writing, it should always be kept in mind that writing should be coherent, मतलब connected to each other. Coherent writing facilitates easy understanding. Of course, जब मैं एक पैराग्राफ पूरा ही रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ रही हूँ तो मुझे पूरी बात समझ में आ जाएगी. अब एक लाइन रिटन पढ़ रही हूँ, एक लाइन ओरल पढ़ रही हूँ, एक लाइन ऑडियो पढ़ रही हूँ, एक लाइन ऑडियो विजुअल पढ़ रही हूँ, विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड? There should be a logical sequence where one sentence should lead to another sentence. Yes or no everybody? हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम कोई भी तरह का रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो आखिरी तक सारे सेंटेंसेस से कनेक्टेड होना चाहिए. There should be a chain. ठीक है everybody? क्या आप लोगों को यहाँ तक मेरी पूरी बातें समझ में आई? ऐसी कोई भी बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, ऐसी कोई भी बात जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो? See everybody, I am here to explain everything to you guys. मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, once you enroll, we'll provide you PDF notes, we'll provide you this presentations also that I'm displaying here. Also, we'll after finishing of the chapter, we'll take revision classes, and after that, we'll take a test so that you can analyze yourself कि आपको कितना समझ में आया. Clear everybody? Clear everybody? यहाँ पर हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं. I would like that you people please study on your own. Okay, and see you in the next class soon. Bye everybody.